सर आज सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण का क्या मतलब होता है, किस परिस्थितियों में लगता है? ये रहा सूर्य जो मेरे पीछे है, ये रही ज़मीन और ये रहा चाँद। तो अगर इनके बीच में ज़मीन और सूरज के बीच में चाँद आ जाएगा तो इसके ऊपर छाया पड़ने लगेगी, जिसका मतलब ये है कि धूप रुक जाएगी। इसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण दो तरह के मेन होते हैं, एक तो जिसको पेनम्ब्रा और दूसरा अम्ब्रा, यानी एक ऐसा ग्रहण लगे जिसमें पूरी तरह से छाया ना हो और दूसरा पूरी तरह से छाया हो, यानी वो इतनी दूर हो हमसे, 400 गुना बड़ा है सूरज, 400 गुना छाया बीच में पड़े तो हमें बिल्कुल सूरज छुपा हुआ दिखाई देगा, जिसका मतलब ये रात जैसा पैदा हो जाएगा। ये छाया जो है वो लगातार सदियों से, मिलियंस करोड़ों सालों से पड़ रही है। और ये अद्भुत बात है कि चांद बीच में इस तरह से आता है कि सूरज पूरा छुप भी जाता है। यानी सूरज कितना बड़ा है, चांद कितना बड़ा है, ज़मीन कितनी बड़ी है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सूर्य ग्रहण का मतलब ये है कि साल में 3 बार कहीं ना कहीं धरती के ऊपर सूर्य ग्रहण होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए कि तब हमको दिन में जो तारे या ग्रह सूरज के पीछे होंगे या सामने होंगे, करीब होंगे, सूरज के छुप जाने की वजह से वो हमें दिखाई देने लगेंगे। तो ये फिनोमेना ऐसा नहीं है कि रोज़ हो रहा हो। छाया तो रोज़ है, ज़मीन की छाया है, रात होती है, हम छाया में होते हैं तो रात होती है, हम धूप में होते हैं तो दिन होता है। तो धरती की भी छाया है, उसकी वजह से चंद्र ग्रहण होता है जब वो पीछे चला जाता है चंद्रमा। तो लेकिन ये अद्भुत इसलिए है कि हमें दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं, वो तारे जो हमें नहीं दिखाई देंगे कभी, क्योंकि सूरज की पोजीशन अपनी जगह के ऊपर है, हम चक्कर लगा रहे हैं, हम यूं करके घूम रहे हैं। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अध्ययन के लिए हमारे बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं बहुत थोड़ी देर के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट का हो सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है। तो उतनी देर के लिए अध्ययन के रास्ते खुल जाते हैं। क्यों ज़रूरी है? इंसान ने जब पहली बार आंखें खोल के देखा होगा जानवर की हैसियत से या इंसान की हैसियत से, तो उसका वही रिएक्शन होगा जो जानवरों का होता है। यानी चिड़ियों को लगने लगता है कि रात हो गई, एकदम से वो अपने घोंसलों की तरफ चल देती हैं परेशान होकर के। फिर वो 3 मिनट में ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो दिन निकल आता है। तो उनके उनके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, जानवरों के बिहेवियर में चेंज आ जाता है, और इंसानों के बिहेवियर में भी ऐसे ही चेंज आ जाता है। तो ये बहुत फैसिनेटिंग चीज़ें हैं। सुनामी बहुत फैसिनेटिंग है, भूकंप बहुत फैसिनेटिंग है, उसी तरह से सूर्य ग्रहण भी बहुत फैसिनेटिंग रहा है, अद्भुत चीज़ रही है। और इसलिए उसके साथ बड़ी गाथाएँ जुड़ी हुई हैं, बड़ी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। जैसे हमारे कल्चर में राहु केतु की कहानी है कि उसको खा लेता है और वो निकलता है, और जगह पे राक्षस होते हैं। कहीं कहानी ये है कि सूरज बुझ जाता है, चांद बुझ जाता है, तो फिर लोग तीर में आग लगा करके और ऊपर फेंकते थे वगैरह। ये है कहानी सूर्य ग्रहण की। सर आज जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, कब से कब तक लग रहा है और किन किन कंट्रीज़ में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? ये इंडिया के टाइम के हिसाब से
इंडिया की टाइम के हिसाब से तो जाहिर है कि यहाँ जब रात होती है तो उधर की तरफ दिन होता है। ये लग रहा है नॉर्थ अमेरिका में, जिसमें कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों आते हैं, और ये काफ़ी देर के लिए है, इसलिए बहुत इंटरेस्ट इसमें जनरेट हो रहा है और काफ़ी लंबे रास्ते तक चलता रहेगा। यानी अध्ययन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब लंबा होता है सूर्य ग्रहण। कंप्लीट सोलर इक्लिप्स की बात कर रहा हूँ, पूर्ण जब होता है तो। इसलिए इसके ऊपर फोकस इस वक्त दुनिया भर में ज़्यादा है। साइंटिस्ट इसको लेकर के इस वजह से एक्साइटेड हैं जो इस एरिया में काम कर रहे हैं। क्या इसका असर होता है अगर सूर्य ग्रहण लगता है तो अध्ययन के लिहाज से और उसके बाद पब्लिक के लिहाज से किस तरह से असरदार होता है? देखिए, अब अगर ये धरती है और इसमें यहाँ पर छाया चल रही है, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक चल रही है छाया, तो उस एरिया में बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा? एकदम से टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, क्योंकि छाया में हम जानते हैं कि तापमान कम होता है और धूप में ज़्यादा होता है। तो ये एकदम से उस पट्टी में, जो पट्टी है उसमें तापमान कम हो जाएगा, रोशनी कम हो जाएगी, किरणें जो आ रही हैं जो नहीं दिखाई देती हमको वो भी कम हो जाएंगी। हम तक पहुंचना, उनमें से कई जो रेंज है उसमें से कई किरणें जो हैं वो हम तक नहीं पहुंचेंगी। तो एक तो धरती के ऊपर असर पड़ेगा, वायु का चलने के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि हवा जो चलती है उसका बहुत गहरा ताल्लुक टेम्परेचर के साथ होता है, उससे प्रेशर बदलता है वगैरह वगैरह। तो ये एक अध्ययन का विषय बन जाता है। जैसा मैंने कहा कि जानवरों के बिहेवियर में बदलाव आता है, तो वो भी एक अपने अंदर अध्ययन का विषय बन जाता है। उनकी समझ में नहीं आता कि एकदम से क्या हुआ, और पहले इंसानों की भी समझ में नहीं आता था कि एकदम से क्या हो गया ये। तो ये जो बदलाव आता है ये एक तरफ अध्ययन का विषय है। अब अगर सूर्य की रोशनी एक पट्टी में बदल रही है तो हमारी धरती के चारों तरफ जो परत है, बड़ी कवच है, उसमें परतें हैं अलग अलग, और उसमें जो आयनोस्फीयर की परत है उसमें सबसे बड़ा बदलाव आने की संभावना रहती है उस एरिया में जहाँ से गुजर रहा है। जिसका मतलब ये है कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स के ऊपर असर पड़ सकता है उसका, अगर आयनोस्फीयर में हलचल पैदा हो रही है तो। जिसके लिए हमको आयनोस्फीयर को स्टडी करने के लिए 3 रॉकेट भेजे जा रहे हैं। यानी उससे पहले के हालात रॉकेट से ही जज कर सकते हैं। आयनोस्फीयर काफ़ी दूर है धरती की सतह से, तो वहाँ तक जाना, वहाँ से डेटा कलेक्ट करना 45 मिनट्स पहले, फिर उस वक्त जब सूर्य ग्रहण लग रहा है उसका अध्ययन करना और डेटा कलेक्ट करना कि क्या बदलाव आया उसके अंदर, और फिर उसके बाद क्या असर रहा, बाकी रहा या नहीं रहा, इसका डेटा कलेक्ट करके उसका अध्ययन किया जाएगा। एक बड़ी साइंस की, विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, और वो उसका गहरा ताल्लुक है सूर्य ग्रहण के साथ। हुआ ये कि आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया के सामने पेश की, लेकिन उनको कभी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। उनको नोबेल प्राइज़ किसी और चीज़ पे मिला था। बहरहाल वो कभी और का विषय है। उनको इसलिए नहीं मिला, इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने मानवता की पूरे ब्रह्मांड की समझ को बदल करके रख दिया। पर क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि उसका कोई प्रूफ नहीं था। और उसमें एक बात ये कही गई थी कि अब तक जाना जाता था, आइंस्टाइन से पहले तक ये जाना जाता था कि सूर्य की किरणें एक लाइन में चलती हैं और वो मुड़ नहीं सकती, बेंड नहीं हो सकती। पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कह रही थी कि अगर वो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के करीब से गुजरेंगी तो उनमें मोड़ आ जाएगा, उसकी गुरुत्वाकर्षण की वजह से, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो मुड़ जाएगी। पर वो बड़ा ऑब्जेक्ट क्या हो? हमारे सबसे करीब सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट जिसकी बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है, जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है, वो सूरज है।
पर सूरज के पीछे तो वैसे नॉर्मली हम देख नहीं सकते जो किरणें आ रही हैं और तारों की। तो सूरज यहाँ है, तारा यहाँ है, अगर सूरज के पास से गुजर रही है तो उसमें बदलाव आ जाएगा, मोड़ आ जाएगा। तो सर हम ये कह सकते हैं इसको पहली बार अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में 2 टीम्स ने यूके से जा कर के उसकी फ़ोटोग्राफ्स ली कि क्या तारों की जो पोजीशन होनी चाहिए चाल की वजह से वो है या नहीं है। और इसके बारे में बड़ा एक्साइटमेंट था लोगों में, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि बेकार की बात कर रहे हैं आइंस्टाइन, और कुछ लोग कह रहे थे नहीं कर रहे हैं। तो बड़े ड्रामाई अंदाज में वो फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो लोगों के सामने, साइंटिस्ट के सामने पेश की गई, और ये मालूम हुआ कि उसमें बेंड हो जाती हैं। ये पहली बार दुनिया में प्रमाण था इस बात का कि जो आइंस्टाइन कह रहे हैं वो बहुत सही है, और उसने सब कुछ बदल के रख दिया। अगर सूर्य ग्रहण ना होता तो हम इसको टेस्ट नहीं कर पाते। तो सर आपने कम्युनिकेशन सिस्टम की बात की है, आयनोस्फीयर पर अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे कि हम लोग तमाम चीज़ें यूज़ करते हैं या वहाँ की सरकार भी यूज़ करती है, तो किस तरह की कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप होने की अंदेशा है या उस पर असर होने का? कोई ठप नहीं हो रहा है, बहुत छोटे से बैंड होता है। बहुत, अगर धरती का साइज़ देखें तो आपके ऊपर छाया बहुत ही नन्ही सी एक लकीर खींचती हुई निकल जाती है, तो कुछ ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट को बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं कि क्या बदलाव आ रहा है और उससे कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस पैदा हो सकते हैं। साइंटिस्ट असल में जब सवाल पूछते हैं तो बहुत गहराई से पूछते हैं। वैज्ञानिकों को मतलब आपके लिए 1 मीटर होता है, साइंटिस्ट कहता है नहीं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है, वो गड़बड़। तो जब आयनोस्फीयर में थोड़ा सा भी अगर बदलाव आता है तो हमारे लिए वो अध्ययन का विषय है। पहली बात ये समझ लेनी चाहिए। तो कोई ऐसा डर नहीं पैदा करने की ज़रूरत है कि कुछ गड़बड़ होने जा रहा है। बात यह है कि आयनोस्फीयर एक ऐसी परत है जहाँ पर आयंस मौजूद हैं जो चार्ज्ड हैं, उनके ऊपर चार्ज मौजूद है। अगर उनका टेम्परेचर एक यकायक बदल जाए तो फिर उनके अंदर चार्ज में बदलाव की पॉसिबिलिटीज़ होती है, जिसका मतलब ये है कि हम चार्ज्ड वेव्स यहाँ से भेज रहे हैं, हमारा सैटेलाइट कहीं यहाँ है, हमारी वेव्स को बीच में से गुजरना है उस आयनोस्फीयर्स में से, हमारे सारे कैलकुलेशंस मौजूद हैं और वापस लौट करके आना है। तो इसमें जो थोड़ा सा बदलाव है वो क्या असर डालता है, ये अध्ययन उसी वक्त किया जा सकता है और किसी वक्त हम कर नहीं सकते। सर इसको देखने के लिए हमें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं? अगर सूर्य ग्रहण किसी को देखना हो तो क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो देख सकें? सूर्य ग्रहण अगर देखना है आपको तो जिस वक्त सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण है, तब वो आँखों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जब वो पार्शल है, जब वो अधूरा है, तब वो ख़तरनाक है आँखों के लिए। यानी आधा सूर्य ग्रहण अगर हम उसको देखें तो वो हमारे रेटिना को, वो वेव्स जो हमें आँखों से नहीं दिखाई देती, हम उसको ज़्यादा देर तक देखते रहेंगे तो हमारा रेटिना के सेल्स जल सकते हैं, जिससे हम अंधे हो सकते हैं। उस वक़्त ध्यान रखना चाहिए, जिसका ये मतलब है कि यूवी फिल्टर के बिना हमें नहीं देखना चाहिए। रिफ्लेक्टर लगा लें, यानी आईना लगाया हमने, उससे प्रोजेक्शन दिया, उसमें कोई परेशानी नहीं है देखने। लेकिन नंगी आँख से, क्योंकि पार्शल सूर्य ग्रहण हो रहा है अगर, और वो आधा अधूरा है मामला, तो हम देर तक देख सकते हैं। ऐसे मैं देखना चाहूँ तो मेरी आंखें फ़ौरन बंद हो जाएंगी। आज अभी सूरज को देखना चाहूँ इस वक्त तो मैं देख ही नहीं पाऊँगा। पर जब पार्शियल सूर्य ग्रहण है तो मैं देख सकता हूँ और उससे मेरा रेटिना जल जाएगा।
बीच में, वो बहुत इंटरेस्टिंग। कौन सी? आइंस्टाइन? हटिंगटन गए थे और उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि कुछ लोग वहाँ कह रहे थे कि हम पैसे नहीं देंगे, मतलब पैसे हमें खर्च नहीं करना चाहिए। ये तो जर्मन साइंटिस्टली उल्टा किया आर्गूमेंट को अपने, जो शुरू में दे रहे थे। कह रहे थे उसी को गलत प्रूव करने तो मैं जा रहा हूँ। प्रूव करने के लिए वो एक्सपेडिशन को पैसे मिल गए, वो वहाँ गए, वहाँ से लेकर के आए। बड़ी पूरा बैन